हाय गाइस, तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है पर इसमें क्रॉस पॉलिनेटेड का पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेटेड में हमने पढ़ा था कि दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो होता है हेटेरोसिस और एक होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि हेटेरोसिस क्या होता है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, बेसिकली जब आपस में दो रिलेटेड दो रिलेटेड प्लांट्स रिलेटेड कैसे होंगे, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होगा। फर्टिलाइज करते हैं तो क्या होता है, सीवियर रिडक्शन इन फर्टिलिटी एंड विगर देखा जाता है, जो इनसे F1 बनता है, फीलियल वन की जो जनरेशन बनती है इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और हेटेरोसिस में क्या होता है, जब दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स आपस में क्रॉस कराए जाते हैं तो जो F1 बनता है वो उसमें विगर और फर्टिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ हेट्रोजेनिटी। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को पढ़ते हैं डिटेल में। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है कि रिलेटेड इंडिविजुअल्स की मीटिंग होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, इसे सिब मीटिंग भी कहते हैं या ब्रदर सिस्टर मीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो विगर होता है और फर्टिलिटी होती है ये लूज हो जाती है। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग कैसे अचीव हो सकती है, सेल्फिंग से। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है इनब्रीडिंग का कि होमोजाइगोसिटी आती है प्रोजेनी में। ठीक है, होमोजाइगोसिटी आती है तो जो जब हम मेजर करते हैं कि इनब्रीडिंग कितनी हुई है तो उसको डिग्री ऑफ होमोजाइगोसिटी से मेजर करते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फिंग रिड्यूसेस होमोजाइगोसिटी बाय अ फैक्टर ऑफ हाफ इन ईच जनरेशन। कूल। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेटिव भी होता है, यानी कि अगर हम एक बार सेल्फिंग करेंगे तो उसकी जो हेट्रोजाइगोसिटी है ना, वो हाफ के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और ये जनरेशन टू जनरेशन और कम होती जाएगी, एक्यूमुलेटिव होती है ये। ठीक है, दूसरा है डिग्री ऑफ इनब्रीडिंग। कैसे मेजर कर रहे थे, तो हम मेजर कर रहे थे होमोजाइगोसिटी की डिग्री से, और इस टर्म को क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट। इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट F से डिनोट करते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ F फॉर एन इंडिविजुअल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एलील्स ऑफ अ जीन present in that individual to have been derived from a single allele or of a common ancestor। तो ये जो F की वैल्यू होती है विच इज इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एलील्स की, कि वो आपस में रिलेटेड हो और उनका कोई कॉमन एंसेस्टर हो। कूल। तो ये हो गया हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, और अगर कोई रैंडम पॉपुलेशन होती है तो ये F की वैल्यू कितनी होती है, अगर कोई रैंडम पॉपुलेशन होगी तो F की वैल्यू होती है 0। ठीक है, और अगर सेल्फिंग हो रही है तो F की वैल्यू हो जाती है हाफ। ठीक है, इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन द वैल्यू ऑफ F फॉर एन इंडिविजुअल इज 0, while that for an individual produced by selfing of a plant from a random mating is half। the value of F is cumulative over generation, यानी कि accumulate होती है generation wise। cool। हिस्ट्री की बात करें तो 1700 AD में इनब्रीडिंग कॉमन प्रैक्टिस थी। तो कैटल में क्या हुआ था ना, हमने देखा था कि जब हम कैटल की ब्रीडिंग कर रहे हैं तो प्रोडक्शन इम्प्रूव होने की जगह डिक्लाइन हो गई थी फर्टिलिटी हमेशा के लिए, क्योंकि हम बार बार उसकी इनब्रीडिंग कर रहे थे। यहाँ से सबसे पहले हमें पता चला कि इनब्रीडिंग कुछ होता है। फिर 1876 में डार्विन ने अपनी बुक पब्लिश की, क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन वेजिटेबल किंगडम। ठीक है, इन्होंने कहा कि सेल्फ फर्टिलाइज्ड जो होते हैं वो कंपैरेटिवली वीकर होते हैं और लेस फर्टाइल होते हैं एज कम्पेयर टू जो कि आउट क्रॉसिंग से बने होते हैं। और ये इन्होंने मेज पे स्टडी करके पढ़ा था, और यहाँ पे पहला हमें रिटन डॉक्यूमेंटेड चीज़ मिली इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में मेज में। ठीक है, उसके बाद फिर ईस्ट ने इस पे काम किया 1908 में, और शल ने इस पे काम किया 1909 में। ठीक है, जो कि डिटेल्ड था और प्रिसाइज था। अब इनब्रीडिंग के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो जो लीथल जीन्स होते हैं, जैसे हमने देखा है कि वो वाला डिजीज़ नहीं था जब हमने 12th में पढ़ा था कि ब्लड फ्लो होता रहता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो स्मॉल वाले रेसेसिव जीन की वजह से होता है ना। तो अगर दो रेसेसिव जीन्स आ जाते हैं साथ में होमोजाइगोसिटी की वजह से, तो फिर लीथल और सब लीथल एलील्स जो है अब उनका कैरेक्टर शो होने लग जाता है, तो उस वजह से भी हमारे बैड इफेक्ट पड़ेगा ना। फिर उसके बाद विगर में रिडक्शन होता है। विगर क्या होता है, जो भी जनरल अपीयरेंस है प्लांट की, वो कैसे ग्रो कर रहा है,
कैसे जर्मिनेट कर रहा है उसको विगर बोलेंगे, तो उसमें रिडक्शन होता है। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू डिस्टिंक्ट लाइंस, ठीक है। होमोजाइगोसिटी आने की वजह से पॉपुलेशन जो है अलग अलग तरीके की बन सकती है आगे जाके। होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो जाती है और ईल्ड में रिडक्शन देखने को मिलता है। ये थे सारे इफेक्ट्स इन ब्रीडिंग के। कूल। अब आ जाते हैं हम हेट्रोसिस पे। तो जो टर्म हेट्रोसिस है वो सबसे पहले शन ने यूज करी थी 1914 में, ठीक है। Heterosis may be defined as superiority of F1 hybrid over its parents in terms of yield and some other characters. तो जो F1 आया है दो पेरेंट्स का क्रॉस कराने से, उस F1 जो वो F1 है वो अपने पेरेंट्स से बेटर कैरेक्टर्स शो करेगा, इसे हम हेट्रोसिस बोल रहे हैं, ठीक है। जनरली हेट्रोसिस कैसे मैनिफेस्ट करता है खुद को? इंक्रीज इन विगर, साइज, ग्रोथ रेट, ईल्ड और सम अदर कैरेक्टर्स से करता है, ठीक है। अब हेट्रोसिस भी 2-3 टाइप्स का होता है। एक तो होता है एवरेज हेट्रोसिस या फिर रिलेटिव हेट्रोसिस, दूसरा होता है बेटर पेरेंट हेट्रोसिस और या फिर हेट्रोबेल्टोसिस भी बोलते हैं इसको, और तो तीसरा होता है इकोनॉमिक और स्टैंडर्ड और यूजफुल हेट्रोसिस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज हेट्रोसिस की। तो एवरेज हेट्रोसिस में क्या होता है ना, आई विल टेल यू। तो बेसिकली मान लो ये ए है और ये ए है, ठीक है। ये इस लाइन का ये एंड हो रहा है और ये इस लाइन का ये एंड शो कर रहा है, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सपेक्टेड होगा कि इन दोनों का जो एवरेज है वो ये शो करेगा, ठीक है। इस एवरेज से जो इसका एक्चुअल डेविएशन होता है, लाइक मान लो ये रेड कलर है, ये वाइट कलर है, तो बीच में पिंक आना चाहिए, हम ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन बीच में रेड आ रहा है, तो पिंक और रेड का जो डेविएशन है आपस में, इसको बोलते हैं हम एवरेज हेट्रोसिस, ठीक है। यानी कि एवरेज से जो जो हमारा हेट्रोसिस से बन रहा है प्लांट, उसमें और दोनों पेरेंट्स के एवरेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब इस एवरेज हेट्रोसिस का ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि एवरेज हेट्रोसिस जो है ना उसमें कई बार जो F1 जनरेशन होती है वो बेटर प्लांट से बेटर परफॉर्म नहीं करती है। वो वीक पेरेंट से तो बेटर परफॉर्म करेगी, लेकिन वो बेटर पेरेंट से बेटर परफॉर्म नहीं करती है, तो इसका हम यूज़ नहीं करते हैं जनरली। फिर आता है बेल्टियोसिस या फिर बेटर पेरेंट हेट्रोसिस। इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो कैपिटल ए स्मॉल ए है, वो कैपिटल ए से भी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, ठीक है। तो मोर जनरली हेट्रोसिस इज एस्टिमेटेड ओवर द सुपीरियर पेरेंट, सच एस्टिमेट इज रेफर्ड टू एज हेट्रोबेल्टियोसिस, ठीक है। और तीसरा है स्टैंडर्ड हेट्रोसिस। स्टैंडर्ड हेट्रोसिस में क्या होता है, हमने जो कैपिटल ए स्मॉल ए बनाई है ना F1 करके, हम उसका कंपैरिजन उसके पेरेंट्स से करेंगे ही नहीं, हम उसका कंपैरिजन उस वैरायटी से करेंगे जो ऑलरेडी अच्छी चल रही है हमारे पास, ठीक है। और क्योंकि वो यूज़फुल तो तभी है ना हमारे लिए जब वो जो हमारे पास वैरायटी अच्छी चल रही है उसको कंपटीशन दे पाए, जो वैरायटी मार्केट में है उसको कंपटीशन दे पाए, ठीक है। तो वो कॉमर्शियल यूजफुलनेस ऑफ अ हाइब्रिड would primarily depend upon its performance in comparison to the best commercial variety of the concerned crop species। तो हम उससे कंपेयर करते हैं इसमें। कूल। अब आ गया हमारा हेट्रोसिस एंड हाइब्रिड विगर, ठीक है। तो हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर मोस्टली साइनोनिम्स की तरह यूज़ करते हैं। कि हाइब्रिड विगर जो है वो डिस्क्राइब करता है सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड्स ओवर देयर पेरेंट्स, जबकि हेट्रोसिस का मतलब होता है कि उसका डेविएशन कितना हो रहा है। तो हेट्रोसिस नेगेटिव टर्म्स में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जब जो बीच वाला है वो इन्फीरियोरिटी शो करता है, कैपिटल ए स्मॉल ए इन्फीरियर होता है दोनों पेरेंट्स से, ठीक है। तब उसे नेगेटिव डायरेक्शन में हेट्रोसिस बोलते हैं। लेकिन हाइब्रिड विगर में नेगेटिव डायरेक्शन कुछ नहीं होता है। हाइब्रिड विगर इज कि जो बीच वाला है वो बेटर परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या है, ये मैंने डिफरेंस बिटवीन .com से निकाला है। कूल। सिमिलैरिटीज की बात करें तो दोनों जो है रिजल्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है, जो कि दो होमोजाइगस पेरेंट वेराइटीज में हो रहा है, ठीक है। दोनों जो है सुपीरियर वेराइटीज में रिजल्ट होते हैं, ठीक है, और दोनों ब्रीडिंग टेक्निक्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, हेट्रोसिस एक प्रोसेस है जिससे हाइब्रिड विगर बनाया जाता है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से, और हाइब्रिड विगर एक फिनोमिना है जिसमें F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड है ना वो अपने पेरेंट से ज़्यादा अच्छा सुपीरियर बनता है, ठीक है। हेट्रोसिस दिया था गॉटिंगन ने 1914 में,
और हाइब्रिड फिगर दिया था डार्विन ने 1876 में। कूल, ये हो गया इसका डिफरेंस और सिमिलैरिटी। अब हम आ जाते हैं लग्जीरियांस पे। लग्जीरियांस क्या होता है? मान लो मैंने इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन किया, इंटरस्पेसिफिक यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज में हाइब्रिडाइजेशन किया मैंने, तब जो डिफरेंस आएगा ना कैपिटल ए स्मॉल ए का, वो फर्टिलिटी के बेस पे तो मैं निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी तो कम ही होगी। हम हर बार कह रहे थे कि जो हेट्रोसिस की वजह से आ रहा है उसकी फर्टिलिटी और विगर ज़्यादा है, यहाँ पे उसकी फर्टिलिटी होगी ही कम। ठीक है, तो इस केस को हम लग्जीरियांस बोलते हैं। तो लग्जीरियांस इज द इंक्रीज्ड विगर एंड द साइज ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। The main difference between heterosis and luxuriance lies in the reproductive ability of the hybrids. Heterosis is accompanied with an increased fertility, while luxuriance is expressed by interspecific hybrids that are generally sterile or poorly fertile. ठीक है, तो हेट्रोसिस में क्या हो रहा था? हेट्रोसिस में हम कह रहे थे कि जो बीच वाला प्लांट है वो ज़्यादा विगरस होगा और ज़्यादा फर्टाइल होगा। यहाँ पे विगर तो शो हो रही है इंटरस्पेसिफिक क्रॉसिंग कराने पे, लेकिन फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो ऐसे में हम लग्जीरायंस बोलते हैं इसको। ठीक है, लग्जीरायंस जो है वो मास्किंग के जीन मास्किंग की वजह से या डिलीटरियस जीन्स की वजह से प्रेजेंट नहीं है, ये हमने इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन किया है उस वजह से प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम हाइब्रिड विगर की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइब्रिड विगर जो है सबसे पहले टबैको में देखी गई थी। ठीक है, और एक कॉल राउटर ने देखी थी 1673 में। फिर 1876 में डार्विन ने कहा कि हाइब्रिड जो अनरिलेटेड प्लांट्स के अनरिलेटेड प्लांट्स के जो क्रॉसेस होते हैं वो बेटर शो करते हैं। ठीक है, ये हाइब्रिड विगर के केस में मेस जो है मोस्ट एक्सक्लूसिव एग्जांपल है जिसपे सबसे ज़्यादा काम हुआ है। ठीक है, और जितना भी डेवलपमेंट है हाइब्रिड मेस का वो ईस्ट और शल्की ने स्टडी जो की थी उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, हेट्रोसिस जो होता है वो मेनली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में शो होता है, यानी कि जो विगर का इंक्रीज है, फर्टिलिटी का इंक्रीज है, वो बेसिकली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में होता है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेटेड में भी होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना क्रॉस पॉलिनेटेड में होता है। ठीक है, इसका बस एक ही ड्रॉबैक है कि जब हाइब्रिड वेराइटीज़ बनाते हैं ना तो सेल्फ पॉलिनेट एक तो बार बार हाइब्रिड वेराइटी बना के बेचनी पड़ती, अलग से बनानी पड़ती है। मतलब जैसे एक बार हाइब्रिड बन गई, उसके जो सीड्स होंगे वो हाइब्रिड वैरायटी नहीं बनाएंगे, वो अपने आप ओपन पॉलिनेट होके बना देंगे अगर क्रॉस पॉलिनेटेड है तो। और अगर सेल्फ पॉलिनेटेड है तो उसका हाइब्रिड बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब हेट्रोसिस का मैनिफेस्टेशन कैसे कैसे होता है? ईल्ड में इंक्रीज होता है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में इंक्रीज होता है, साइज और विगर में इंक्रीज होता है, क्वालिटी में इंक्रीज होता है, कम टाइम लगता है मैच्योरिटी आने में, डिजीजेस और पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस होती है, ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं। ठीक है, फास्टर ग्रोथ रेट होता है, और प्लांट पार्ट्स कुछ जल्दी हो जाते हैं। तो हमने अब तक इनब्रीडिंग डिप्रेशन, हेट्रोसिस देख लिया, और बीच में एक हेट्रोसिस से सिमिलर टर्म देखा था लग्जीरायंस। ठीक है, उसके बाद हमने हाइब्रिड विगर भी देख लिया कि हाइब्रिड विगर क्या होता है। अब है कि हेट्रोसिस होता क्यों है, इसकी बेसिकली दो थ्योरीज हैं, डोमिनेंस हाइपोथेसिस और ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। डोमिनेंस हाइपोथेसिस क्या कहती है? डोमिनेंस हाइपोथेसिस कहती है कि मान लो जो हाइब्रिड विगर आ रही है हेट्रोसिस में, वो क्यों आ रही है? वो इस वजह से नहीं आ रही है कि होमोजाइगोसिटी है, हेट्रोजाइगोसिटी है, वो इस वजह से आ रही है क्योंकि जो डोमिनेंट एलील है वो अच्छा है और जो रेसेसिव एलील है वो बुरा है। ठीक है, तो जो बीच वाला है ना वो डोमिनेंट एलील को वो उसमें रेसेसिव एलील मास्क हो जा रहा है, तो बुरा चीज़ मास्क हो जा रही है, इसलिए वो अच्छा है। लेकिन ये कब हो सकता, ये हम कब मान सकते हैं? जब जो पेरेंट से बेटर परफॉर्म ना करे, वो जो बेटर पेरेंट है उससे बेटर परफॉर्म ना करे F1। ठीक है, तो डोमिनेंस हाइपोथेसिस किसने प्रपोज की थी? डेवनपोर्ट ने 1908 में। ठीक है, ये हाइपोथेसिस क्या सजेस्ट करती है कि ईच लोकस पे जो डोमिनेंट एलील है उसका फेवरेबल इफेक्ट होता है और जो रिसेसिव एलील है उसका अनफेवरेबल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हेट्रोसिस जो है वो रिजल्ट करता है मास्किंग ऑफ हार्मफुल इफेक्ट से ऑफ रेसेसिव एलील बाय डोमिनेंट एलील, और जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो रिजल्ट है उस हार्मफुल इफेक्ट का। ठीक है,
यानी कि हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि हेट्रोसिस हेट्रोजाइगोसिटी या होमोजाइगोसिटी की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि जो डोमिनेंट वाला एलील है वो अच्छा है और जो रिसेसिव वाला एलील है वो बुरा है। ठीक है, लेकिन इसके ऑब्जेक्शंस भी हैं। ऑब्जेक्शन क्या है? पहला ऑब्जेक्शन यही है कि इफ द हाइपोथेसिस इज ट्रू, तो फिर जो प्योर हेट्रोटिक इंडिविजुअल्स होने, लाइक अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू है तो F2 में जो हमारे पास, जब हम उसको F2 में कर रहे हैं तो हमारे पास प्योर हेट्रोटिक इंडिविजुअल्स होने चाहिए ना। लाइक ऐसा होना चाहिए कि जब हम क्रॉसिंग कर रहे हैं तो सारे जीन्स जो हैं वो एक कैपिटल डोमिनेंट रखें और एक स्मॉल रखें। लेकिन इसमें क्या बेसिकली होता है, जेम्स ने कहा कि ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि लिंक जीन्स होते हैं बीच में। ठीक है, तो लिंकेज होता है। ऐसा हो सकता है कि एक कैपिटल ए जो है स्मॉल बी के साथ उसके पास वाला जीन हो तो लिंक हो, तो दोनों एक साथ ही जाएंगे। कूल। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं होता है। इसका सेकंड ऑब्जेक्शन ये है कि कई बार जो F1 है वो जो बेटर पेरेंट है उससे भी बेटर परफॉर्म कर जाता है, तो वो क्यों हो रहा है? ठीक है, तो अब आता है ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस। ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस दिया था ईस्ट और शल ने 1908 में। दोनों हाइपोथेसिस 1908 में ही है, वो डेवनपोर्ट ने दी थी, ये ईस्ट एंड शल ने दी है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो हेट्रोसिस है वो जीन के इफेक्ट की वजह से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है क्यूमुलेटिव इफेक्ट से। ठीक है, दोनों एलील्स का। तो ये हो रहा है या तो होमोजाइगोसिटी की वजह से या हेट्रोजाइगोसिटी की वजह से। ठीक है, और ये जो टर्म ओवर डोमिनेंस है ये भी हल ने दिया था 1945 में। ठीक है, इसका कहना था कि मान लो एक जीन है ए, इस एक जीन के बहुत सारे जीन लाइक अलील्स हैं A1 A2 A3 A4। ठीक है, इसमें अगर मैं कोई रिलेटेड अलील्स, लाइक मान लो कि A1 और A2 में डिफरेंस कम है, A1 और A4 में डिफरेंस ज़्यादा है, तो अगर मैं इसमें थोड़े रिलेटेड अलील लगाता हूँ आ जाते हैं जैसे A1 A2, तो लाइक जो हाइब्रिड विगर होगी वो कम होगी। और अगर अनरिलेटेड लगाता हूँ जैसे कि A1 और A4, तो हाइब्रिड विगर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कौन सा अलील वहाँ प्रेजेंट है, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसमें होमोजाइगोसिटी कितनी है और हेट्रोजाइगोसिटी कितनी है, उसका पेरेंट एंसेस्टर कितना सेम है। ठीक है, इसका एविडेंस अभी तक मिल नहीं पाया है इस थ्योरी का, और इसलिए इस थ्योरी को मानते नहीं है, डोमिनेंस थ्योरी को मानते हैं। ठीक है, अब डोमिनेंस थ्योरी और ओवर डोमिनेंस थ्योरी में डिफरेंस देख लेते हैं। सिमिलैरिटीज में की अगर बात करें तो दोनों जो हैं वो विगर और फर्टिलिटी के ऊपर बात करती है, दोनों हेट्रोसिस से होती है। ठीक है, और दोनों जेनेटिक डाइवर्सिटी बिटवीन पेरेंट्स की वजह से होती है। डिफरेंसेस की बात करें तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन डोमिनेंस थ्योरी कहती है कि होमोजाइगोसिटी की वजह से नहीं होता है, बल्कि इस वजह से होता है क्योंकि रेसेसिव जीन्स का डिलीटरियस इफेक्ट होता है। और ओवर डोमिनेंस कहती है कि वो होमोजाइगोसिटी की वजह से होता है। फिर लाइक हेट्रोसिस इज द रिजल्ट ऑफ डोमिनेंस थ्योरी कहती है कि हेट्रोसिस इसलिए होता है क्योंकि जो अच्छा बड़ा डोमिनेंट जीन है वो छोटे रेसेसिव जीन के हार्मफुल इफेक्ट को मास्क कर देता है। लेकिन ओवर डोमिनेंस थ्योरी कहती है कि हेट्रोजाइगोसिटी की वजह से होता है। ठीक है, और फिर तो जो हेट्रोजाइगोट है जो F1 है, डोमिनेंस थ्योरी कहती है कि वो डोमिनेंट पेरेंट से कंपेरेबल है। ठीक है, और ओवर डोमिनेंस थ्योरी कहती है कि वो दोनों ही पेरेंट से ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ओवर डोमिनेंस थ्योरी होता क्या है, वो कंडीशन, ओवर डोमिनेंस होता क्या है बेसिकली, वो कंडीशन जहाँ पे जो हेट्रोजाइगोट है वो अपने दोनों पेरेंट से बेटर परफॉर्म कर रहा होता है, उसको ओवर डोमिनेंस बोलते हैं। कूल। अब आते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ इनब्रेड लाइंस और हाइब्रिड पे। यहाँ से हमारा हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली शुरू हो रहा है। ऊपर वाला बेस था कि हाइब्रिडाइजेशन करते, लाइक हाइब्रिडाइजेशन का बेस है क्या। अब यहाँ से देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन करते कैसे हैं, क्यों हैं, इसमें बीच में टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन और हेट्रोसिस। हम स्टार्टिंग से क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यही लाइन पढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट स्कीम्स जो हैं वो क्या करती हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो हमारा हाइब्रिड फॉर्मेशन है वो क्या करती है, इस हेट्रोसिस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो हेट्रोसिस इज द बेसिस ऑफ ब्रीडिंग ऑफ हाइब्रिड एंड सिंथेटिक वेराइटीज। जो हाइब्रिड और सिंथेटिक वेराइटीज हैं उनका बेस है हेट्रोसिस।
ठीक है। हाइब्रिड वेराइटीज़ जो हैं वो बेस्ट तरीका है हेट्रोसिस को फुली यूटिलाइज करने का, और हेट्रोसिस को सेमिली लाइक हाफ वे यूटिलाइज करते हैं सिंथेटिक वेराइटीज़। देखेंगे कैसे, ठीक है। हाइब्रिड वेराइटीज़ होती क्या है, मैंने दो पेरेंट लिए जो आपस में उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे ए और बी। जब मैंने इनकी क्रॉस कराई तो ए और बी आया, तो ये ए और बी क्या है, पहले क्रॉस की हाइब्रिड है, ठीक है। हाइब्रिड वेराइटी यही होती है बेसिकली। डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हाइब्रिड वेराइटीज आर द फर्स्ट जनरेशन F1 फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू और मोर प्योर लाइन्स, ठीक है। टू और मोर प्योर लाइन्स कैसे होगा, जैसे ए और ये ना डबल उसमें होता है, लाइक जब हम डबल क्रॉस की हाइब्रिड लेते हैं तो जैसे ए और बी को क्रॉस करने पे ए बी बनाया, वैसे ही सी और डी को क्रॉस करने पे सी डी बनाया, फिर इनको आपस में क्रॉस करा दिया, ठीक है। हेट्रोसिस में कहाँ गए, कूल। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे हम। तो हाइब्रिड वेराइटीज आर द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू और मोर प्योर लाइन्स, inbreds, clones or any other genetically dissimilar populations lines used for commercial cultivation। तो हाइब्रिड वेराइटीज़ क्या होती हैं, फर्स्ट जनरेशन वेराइटीज़ होती हैं जो क्रॉस करने से बनती है, या तो दो या दो से ज़्यादा प्योर लाइन्स, या इनब्रेड वेराइटीज़, या फिर क्लोन्स, या कोई भी जेनेटिकली डिसिमिलर पॉपुलेशन, ठीक है। इनब्रेड क्या होती है, अब हमने कहा कि वो दो इनब्रेड के क्रॉस करने से भी बन सकती है। तो इनब्रेड क्या होती है, इनब्रेड वो होमोजाइगस लाइन है, जो होमोजाइगस इसलिए है क्योंकि उसकी कंटिन्यूस इनब्रीडिंग कराई हुई है, ठीक है। यानी कि खुद से बार बार सेल्फिंग करा रखी है उसकी, इसलिए वो नियरली होमोजाइगस लाइन है, और वो क्रॉस पॉलिनेटेड की ही होती है, इसलिए उसको इनब्रेड कहते हैं, ठीक है। अब जो हाइब्रिड्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, एज आई सेड ऊपर, सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस और थ्री वे क्रॉस, ठीक है। तो सिंगल क्रॉस में क्या करेंगे, डबल क्रॉस में क्या करेंगे, और थ्री वे क्रॉस में क्या करेंगे वो देखते हैं। पेरेंट ए और बी के क्रॉस करने पर ए बी बन गया, इसको बोलेंगे सिंगल क्रॉस, लाइक सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, ठीक है। फिर आता है डबल क्रॉस। डबल क्रॉस में क्या होगा, पहले ए बी बना पेरेंट ए और बी को क्रॉस करने से, फिर सी डी बना पेरेंट सी और डी क्रॉस करने से, फिर इनको आपस में क्रॉस कर दिया, इससे बनता है डबल क्रॉस हाइब्रिड, ठीक है। और थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड क्या होता है कि पहले मैंने ए और बी पेरेंट को क्रॉस करके, जो कि प्योर लाइन्स थे, ए बी बनाया, फिर इसकी क्रॉसिंग कर दी एक सी पेरेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे या तो ए सी बनेगा या बी सी बनेगा, ऐसा कुछ सीन होगा, तो इसको बोलते हैं थ्री वे क्रॉस, कूल। ये तीन टाइप के हाइब्रिड्स हो गए जो सिंगल क्रॉस से बनते हैं, डबल क्रॉस से और थ्री वे क्रॉस से, ठीक है। अब जब व्हेन एन इनब्रेड वेराइटी इज क्रॉस्ड विद ओपन टाइप वेराइटी, इट इज नोन एज इनब्रेड वेराइटी क्रॉस और टॉप क्रॉस। अब आता है कि टॉप क्रॉस क्या होता है या इनब्रेड वेराइटी क्रॉस क्या होता है। जो इनब्रेड है ना, उसको हमने एक ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी से जब क्रॉस करा दिया, यानी कि इनब्रेड वेराइटी जो थी वो अपनी लाइक कैरेक्टर्स लेके चल रही थी, क्योंकि वो होमोजाइगस थी नेचर में, उसको हमने कहीं से भी किसी भी प्लांट से कैसे भी क्रॉस करा दिया। जो ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी होती है ना, उसमें हेट्रोजीनिटी होती है, तो कोई भी से क्रॉस करा दिया, उसके बाद उसमें ये क्यों करते हैं, इनब्रेड वेराइटी, इसको बोलते हैं इनब्रेड वेराइटी क्रॉस या फिर टॉप क्रॉस, इनब्रेड और वेराइटी का क्रॉस या फिर टॉप क्रॉस। और ये करते क्यों है, ये जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमने जब इनब्रेड बनाया, हमने इसको बार बार इनब्रीडिंग की, इस वजह से होमोजाइगोसिटी बढ़ी, तो इस वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी तो बढ़ा ना। तो अब हमें इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से कम इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने बाहर किसी क्रॉप के साथ क्रॉस करा दिया जो कि हेट्रोजेनस थे नेचर में, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि इसमें से कौन से वाले हैं जो एक्चुअली कम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज कम, जिनमें कम इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, तो हम फिर वही सिलेक्ट करेंगे ना आगे जाके। तो ये बेसिकली जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए करते हैं, ठीक है। व्हेन अ क्रॉस इज मेड टू असेस कंबाइनिंग एबिलिटी, इट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस,
ठीक है। अब टेस्ट क्रॉस का ये एक टाइप था, इनब्रेड वेराइटी क्रॉस या टॉप क्रॉस, ठीक है। अ टेस्ट क्रॉस मे बी विद एन इनब्रेड, हाइब्रिड और सिंथेटिक और ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी। एक टेस्ट क्रॉस जो है वो एक इनब्रेड वेराइटी से भी हो सकता है, हाइब्रिड वेराइटी का भी हो सकता है, सिंथेटिक और ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। जो कॉमन पेरेंट यूज किया जाता है टेस्ट क्रॉस में, या जो पेरेंट बेसिकली टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं टेस्टर। हमने ऊपर पढ़ा था रिकरेंट उसमें कि एक टेस्टर वैरायटी होती है, वो यही सब है, ठीक है। और लाइक जिस प्रोजेनी जो कि इससे डिराइव की जाती है उसे टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी बोलते हैं। कूल। अब नेक्स्ट टर्म जो आती है वो है पॉलीक्रॉस। तो पॉलीक्रॉस डिनोट्स द प्रोजेनी ऑफ अ लाइन प्रोड्यूस थ्रू रैंडम पॉलिनेशन बाय अ नंबर ऑफ सिलेक्टेड लाइंस। हमने बहुत सारी लाइन सिलेक्ट करी हैं, ठीक है, और उनके बीच में आपस में रैंडम पॉलिनेशन करा दिया है, उससे जो प्रोजेनी बनती है उसे पॉलीक्रॉस बोलते हैं, ठीक है। और जब दो ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज की क्रॉसिंग होती है उसको हम वेराइटल या फिर पॉपुलेशन क्रॉस बोलते हैं। कूल। तो हमने कौन कौन से टर्म्स अभी देख लिए, इनब्रेड वेराइटी क्रॉस, ठीक है, टॉप क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, टेस्टर, टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी, पॉलीक्रॉस और वेराइटल एंड पॉपुलेशन क्रॉस। ये सब हमें आगे जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तब काम आएगा, तो थोड़ा सा बस लाइक याद ही रखना है इसको। अब हम हाइब्रिडाइजेशन की हिस्ट्री पे जाते हैं। तो इस हाइब्रिडाइजेशन का जो मेन काम हुआ था वो मेज पे ही होता है, अभी भी मेज पे ही होता है। और 1878 में बीएल ने पहली बार शो किया था कि वैरायटी जो कि हेट्रोसिस से बनी होती हैं वो ज़्यादा बेटर होती हैं, और उसी ने सजेस्ट किया था कि हम ऐसी हाइब्रिड्स को वेराइटीज़ क्यों नहीं बनाते, लाइक वेराइटीज़ की तरह हम हाइब्रिड्स को क्यों नहीं यूज़ करते। फिर शेल ने 1909 में कहा कि अगर हमें लाइक हाइब्रिड्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें पहले लाइक इनब्रेड करना पड़ेगा ना, तो उस इनब्रेड बनाना पड़ेगा। तो उस इनब्रेड को डेवलप करने के लिए हम ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज जैसे जो कि मेज है ओपन पॉलिनेटेड है, उसका अगर हम कंटिन्यूस सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो हमें इनब्रेड्स मिल जाएंगे, फिर है, ठीक है। फिर 1912 में ईस्टर्न हेज ने कहा कि हेट्रोसिस ब्रीडिंग जो है इसे ब्रीडिंग की तरह यूज़ करना चाहिए, अल्टरनेटिव ब्रीडिंग स्ट्रैटेजी की तरह यूज़ करना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहले तो जो इनब्रेड्स थे उस टाइम के वो सुपीरियर नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। फिर अगर जो फीमेल पेरेंट प्लांट है वो इनब्रेड होता था तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो करता था, कम ईल्ड आती थी। जो मेल पेरेंट प्लांट है वो इनब्रेड था, तो फिर जो उसके पॉलन्स थे वो वायबल ही नहीं थे क्योंकि फर्टिलिटी कम हो जाती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन में, ठीक है। फिर हमने डबल क्रॉस स्कीम चलाई। डबल क्रॉस स्कीम जो है जोन्स ने 1918 में दी, और इन्होंने कहा कि इसे एक बार मत करो, एक काम करो 4 पेरेंट ले लो, ठीक है, ए और बी का क्रॉस कराओ, सी और डी का क्रॉस कराओ, फिर इससे जो प्रोजेनी आएगी उसका आपस में क्रॉस करा दो, ठीक है। पहले तो ये हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर लाइक इसको छोड़ते हैं अभी, वैसे बता देती हूँ मैं। ये 1922 में उन्होंने कहा, और इससे डबल क्रॉस वेराइटीज़ ये बनना स्टार्ट हो गई। जो पहली वेराइटी बनी थी कॉमर्शियल डबल क्रॉस से वो थी बर लीनिंग डेंट, ठीक है। लेकिन 1960 में हमने ऐसी वेराइटीज़ भी बनानी स्टार्ट कर दी जो सिंगल क्रॉस से बन जा रही थी, क्योंकि इस टाइम तक हमारे पास ऐसी वेराइटीज़ अवेलेबल थी जिनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन कंपैरेटिवली कम था। तो फिर डबल क्रॉस धीरे धीरे गायब भी हो गई, और अब जितने भी मैक्सिमम वेराइटीज़ होती हैं मेज में वो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स ही होते हैं, ठीक है। 1961 में 4 सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स रिलीज किए गए थे, गंगा 1, गंगा 101, रंजीत और डेक्कन। फर्स्ट हाइब्रिड ज्वार जो है वो रिलीज किया गया था 1964 में, जो है कंपोजिट सिंथेटिक हाइब्रिड CASH1, ठीक है। वायल जो कि बाजरा है, हाइब्रिड बाजरा 1, वो पहला हाइब्रिड था, ठीक है। उसके बाद इंडिया में मेज हाइब्रिड मेज पे काम कर होना कब शुरू हुआ था? 1952 में, अंडर कोलैबोरेशन विद रॉकफेलर फाउंडेशन। कूल। ये तो था इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री। अब हम आते हैं कि हाइब्रिड वेराइटीज़ डेवलप कैसे की जाती हैं। इसके 3 मेन स्टेप है। सबसे पहले तो हमें इनब्रेड्स बनाने पड़ेंगे, फिर उन इनब्रेड्स का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, फिर उन इनब्रेड से हाइब्रिड बनाना पड़ेगा,
ठीक है। इनब्रेड बनाने के दो तरीके हैं, एक तो आप कंटिन्यूस सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते रहो, दूसरा क्या है आप एक हैप्लॉइड लो, ठीक है, कोलेकिन उसमें डालो जिससे कि वो 2n में खुद ब खुद डुप्लीकेट होके बन जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं डबलिंग ऑफ हैप्लॉइड। तो जैसा एक होगा ना लाइक जो जो फिर होमोजाइगोसिटी आ जाएगी ना, क्योंकि जो जो एलील एक में था वही वही एलील दूसरे में भी होगा। कूल। तो एक तो है कि आप कंटिन्यूस एक सोर्स पॉपुलेशन लो, उसका कंटिन्यूस सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा लो 6 से 7 जनरेशन तक। दूसरा है कि आप क्रोमोसोम नंबर को डबल कर दो कोलिकीन ट्रीटमेंट में हैप्लॉइड्स में, ठीक है। फिर इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, बेसिकली हम फिनोटाइप देख के इवैल्यूएट करेंगे, तो इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक इवैल्यूएशन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, हम लाइक हमने ऊपर पढ़ा था टेस्टर के बारे में, टेस्टर वैरायटी के बारे में। तो हम क्या करेंगे, अगर ये टेस्टर वैरायटी जो है वो हेट्रोजाइगस है नेचर में, हेट्रोजाइगस है यानी कि जेनेटिकली डिफरेंसेस हैं, क्यों है, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होगी या तो, ठीक है, या फिर तो फिर हम इसको यूज कर सकते हैं इवैल्यूएट करने में जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, ठीक है। और अगर वो एक लाइक पर्टिकुलर जीनोटाइप की है टेस्टर, तो हम उसे इवैल्यूएट करने के लिए यूज करेंगे स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी को, ठीक है। इसके लिए दो मेथड्स हैं, टॉप क्रॉस मेथड और सिंगल क्रॉस मेथड। टॉप क्रॉस मेथड की हमने बात की थी। टॉप क्रॉस मेथड में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी ले लेते हैं, ठीक है। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी ले लेंगे तो उसमें हेट्रोजाइगोसिटी होगी, ये किस काम आता है, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी लाइक डिसाइड करने में कि कितनी है। सिंगल क्रॉस मेथड में क्या लेंगे, हम ऐसी वैरायटी लेंगे जो होमोजाइगस होगी नेचर में, यानी कि सारे के सारे जीनोटाइप सेम होंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, इससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, ठीक है। तो हम इसका इवैल्यूएशन कर कैसे रहे, जैसे मैंने एक सोर्स पॉपुलेशन ली, उसे बार बार सेल्फिंग करा के मैंने इनब्रेड्स डेवलप कर लिए 3-4, ठीक है। अब ये जो इनब्रेड्स हैं, मुझे इनमें देखना है कि मुझे कौन सा इनब्रेड आगे हाइब्रिड के लिए यूज़ करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इन इनब्रेड्स के कुछ लाइक सैम्पल्स ले लूँगी और उसे मैं ग्रो करूँगी, ठीक है। उसे मैं ग्रो करूँगी और उसको लाइक पॉलिनेट कराऊँगी, किससे, अपने टेस्टर से, ठीक है। मैंने टेस्टर से पॉलिनेट कराया, ठीक है। टेस्टर लाइक ओपन पॉलिनेटेड होगा तो मैं ये देखूंगी कि उसकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी कितनी है, यानी कि वो जनरली कितना किसी दूसरे जीन के साथ, जीनोटाइप के साथ कंबाइन कर सकता है, ठीक है। और अगर मैं स्पेसिफिक ले रही हूँ, लाइक एक जीनोटाइप ले रही हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि उस जीनोटाइप के रिगार्ड में वो कितना उसके साथ कंबाइन करना चाहता है, तो लाइक कंपैटिबिलिटी कितनी है उसकी उसके साथ, तो स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। जो कि टॉप क्रॉस मेथड और सिंगल क्रॉस मेथड का भी सीन है, ठीक है। फिर मैं सिलेक्ट कर लूँगी कि अच्छा इन वेराइटीज़ में इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम है, तो फिर मैं उसको सिलेक्ट करके उनके आगे क्रॉसेस करूँगी। कूल। तो ये है मेन, उनसे फिर मैं हाइब्रिड डेवलप करूँगी, ठीक है। फिर है प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। अब हाइब्रिड सीड करने के लिए हमने पहली बात कर ली है सिंगल क्रॉस की, 3-वे क्रॉस की और लाइक डबल क्रॉस की, ठीक है। सिंगल क्रॉस और 3-वे क्रॉस में जो फीमेल मेल पेरेंट का रेशो रखा जाता है वो 2:1 होता है, और वैसे जो डबल क्रॉस में रखा जाता है वो 3:4:1 होता है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सबसे पहले हम सोर्स पॉपुलेशन लेंगे, उसकी बार बार सेल्फिंग कराएंगे और उसकी मदद से हम डेवलप कर लेंगे क्या, हम डेवलप कर लेंगे प्योर लाइंस या इनब्रेड्स बोल लो, ठीक है। फिर इनको मैं कंपेयर करूँगी कैसे, इनकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी की हेल्प से कैसे करूँगी, टॉप क्रॉस मेथड से, ठीक है। मुझे पता चल गया किस किस की जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी है। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं लगाऊंगी लाइक 1 सिंगल क्रॉस मेथड था, 1 क्रॉस मेथड था, फिर मैं लगाऊंगी सिंगल क्रॉस मेथड अब लगाऊंगी, टेस्टर लगाऊंगी, तो मुझे पता चल जाएगा इसकी स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी कितनी है। फिर मैं उस हिसाब से फर्दर अपने इनब्रेड्स को कम कर लूंगी या फर्दर अपनी प्योर लाइन्स को कम कर लूंगी। फिर जो मेरे को इनब्रेड्स या प्योर लाइन्स मिलेंगे, मैं उनके क्रॉसेस बना करके अपना हाइब्रिड डेवलप करूंगी। फिर उस हाइब्रिड के मैं ट्रायल्स के लिए भेजूंगी, ठीक है। ये होता है हाइब्रिड बनाने का तरीका।
हाइब्रिड के मेरिट्स क्या क्या है? हाइब्रिड के मेरिट्स क्या क्या है? जो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी है और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी है, दोनों को अच्छे से एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। हेट्रोसिस का पूरा फायदा उठाता है, ठीक है। सिंगल क्रॉस वेराइटीज जो होती है वो यूनिफॉर्म होती हैं, बाकी जितनी भी ओपन पॉलिनेटेड या सिंथेटिक या कंपोजिट वेराइटीज है उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी शो होती है, सेम टाइम पे हार्वेस्टिंग होती है, ये इसका फायदा होता है, ठीक है। हाइब्रिड्स जो है सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज में भी बनते हैं और क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज में भी बनते हैं, और हाइब्रिड वेराइटीज की जो यील्ड होती है वो 25 to 30% ज़्यादा होती है प्योर लाइन वेराइटीज से, ठीक है। इसके डीमेरिट्स क्या क्या है? जो हाइब्रिड है ना वो हर साल बनाना पड़ता है, फार्मर को हर साल उसी कंपनी से सीड खरीदना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा डीमेरिट है, ठीक है। उसके बाद सीड प्रोडक्शन काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसे काफ़ी टेक्निकल स्किल चाहिए, टीडीएस है और कॉस्टली है, ठीक है। काफ़ी इनपुट ज़्यादा चाहिए होते हैं हाइब्रिड सीड को, ठीक है, और टाइमली चाहिए होते हैं ताकि वो जो है अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है। कई बार इमैस्कुलेशन जो होता है, बैगिंग जो होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है, और इंडिया में जहाँ पे इतने छोटे छोटे फार्म्स है वहाँ सीड डेवलपमेंट के लिए जो डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, आइसोलेशन डिस्टेंस, वो मेंटेन हो ही नहीं पाता है। ये इसके सारे डीमेरिट्स हैं। अब आते हैं हम सिंथेटिक वेराइटीज़ या कंपोजिट वेराइटीज़ में, ठीक है। अब हमने हेट्रोसिस कम्प्लीटली हेट्रोसिस का पूरा फ़ायदा उठाया जब हम हाइब्रिड बना रहे थे। सिंथेटिक या कंपोजिट वेराइटीज़ में हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ही फ़ायदा उठाएंगे। फ़ायदा इसमें बस ये होगा कि हमें बार बार हाइब्रिड्स डेवलप नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। जो सिंथेटिक या कंपोजिट वेराइटी होती है वो 4 से 5 साल तक चल जाती है। मैंने एक बार सिंथेटिक वैरायटी ले ली, उसके बाद जो उसके सीड्स होंगे वो मैं 4 से 5 साल तक यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। सिंथेटिक वैरायटी इतनी मेहनत से भी नहीं बनती है, हाइब्रिड में बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, यहाँ पे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, तो इसलिए सस्ती आती है कंपैरेटिवली, ठीक है। सिंथेटिक वैरायटी होती क्या है? अ वैरायटी विच इज डेवलप्ड बाय इंटरमीटिंग इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस a number of inbred lines with a good general combining ability and mixing the seed of F1 cross in equal quantities referred to as synthetic variety. तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हमने वहाँ पे एक सोर्स पॉपुलेशन ली थी, उसको बार बार सेल्फ क्रॉस करा के हमने इनब्रेड्स डेवलप कर लिए थे, ठीक है। इनब्रेड जब हमने डेवलप कर लिया, प्योर लाइन्स हमने जब डेवलप कर ली थी, तो हमने उसकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट की थी टॉप क्रॉस से, यहाँ तक सेम है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद हमने जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया कि अच्छा ये वाला इनब्रेड अच्छा है, ये वाला इनब्रेड अच्छा है, ये वाला इनब्रेड अच्छा है। अब जो इनब्रेड्स अच्छे हैं ना, हम उसको साथ में ग्रो कर देंगे ओपन पॉलिनेटेड कंडीशन में, कि कोई भी किसी को भी पॉलिनेट करे, ठीक है। और वहाँ कंस्टिट्यूट हो जाएगी हमारी सिंथेटिक वेराइटी। उसका जो जब पॉलिनेशन हो जाएगा उसके जो सीड्स होंगे वो हमारी सिंथेटिक वेराइटी के सीड्स होंगे, ठीक है। तो ये मेथड हेज एंड गेबर ने सजेस्ट किया था 1919 में मेज़ में, और सिंथेटिक वेराइटीज़ जो हैं क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में बनती हैं, बस जैसे मेज़ हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, एल्फाल्फा हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 से 8 गुड जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के इनब्रेड्स लिए जाते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं लेने होते हैं, और ये मिलके सिंथेटिक वेराइटी बनाते हैं, ठीक है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम पार्शियल एडवांटेज लेंगे हेट्रोसिस का, हम गुड कंबाइनिंग एबिलिटी वाले इनब्रेड्स लेंगे, ठीक है। सिंथेटिक एक्सप्लॉइट्स मोर ऑफ एडिटिव जीन एक्शन, वेयर एज हाइब्रिड एक्सप्लॉइट्स मोर ऑफ नॉन एडिटिव ओवर डोमिनेंस एंड एपिस्टैटिक जीन एक्शन, ठीक है। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब डिफ्रेंशिएट करने के लिए आएगा, ठीक है। अब क्या है, सिंथेटिक वेराइटी में इनिशियली तो बहुत सारे हेट्रोजाइगोट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन ओपन पॉलिनेशन में खुद से भी तो पॉलिनेशन हो सकता है ना, इसीलिए धीरे धीरे इसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो 5 से 6 साल के बाद इसमें होमोजाइगोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके बाद इसे यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंथेटिक वेराइटीज़ जो है हाईली अडेप्टेबल होती है इन्वायरमेंटल वेरिएशन में, बेटर रेजिस्टेंस शो करती है प्लांट डिजीजेस में, क्योंकि इसमें हेट्रोजेनिटी मेंटेन होती है, ब्रॉड जेनेटिक वेरिएशन होता है फुल, और 4 से 5 साल इसे बिना रिडक्शन इन ईल्ड पोटेंशियल यूज़ किया जा सकता है, ठीक है।
जो सिंथेटिक वेराइटीज़ होती हैं वो बेटर यील्ड करती हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी, लेकिन कम करती हैं एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड्स, ठीक है। लेकिन ये हाइब्रिड से चीपर भी होती हैं कॉस्ट में। इसका मैं मेथड पूरा समझाई चुकी हूँ। सबसे पहले इनब्रेड्स को आइसोलेट करेंगे, फिर उसका टेस्टिंग करेंगे GCA का, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी का, विद द हेल्प ऑफ टॉप क्रॉसिंग, ठीक है। उसके बाद जो भी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के हिसाब से अच्छे होंगे उनकी आपस में मेटिंग करेंगे, और जो भी F1 सीड्स आएंगे उनको मिक्स करके हम अपनी सिंथेटिक वेराइटी बना लेंगे। दिस इज़ द कंप्लीट मेथड इसको बनाने का, ठीक है। अब इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? यूज ऑफ सिंथेटिक वेराइटीज परमिट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हेटेरोसिस इन दोज क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज वेयर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन डिफिकल्ट है तो सिंथेटिक वेराइटी बनाना कंपैरेटिवली ईजी होता है, ठीक है। सीड्स ऑफ इसके सीड्स कंपैरेटिवली चीपर हैं हाइब्रिड से, ठीक है। ज़्यादा अडेप्टेबल है इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए, मोर रेजिस्टेंट है न्यू डिसीजेस के लिए, और 4 से 5 साल तक इन्हें फार्मर यूज़ कर सकता है। डीमेरिट्स क्या क्या है? ये सिर्फ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में बनते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड में नहीं बनते, जबकि हाइब्रिड्स दोनों में बन रहे थे, ठीक है। जो ईल्ड होती है सिंथेटिक वेराइटीज़ की वो सिंगल या वो हाइब्रिड से कम होती है, ठीक है। लेकिन ओपन पॉलिनेटेड से ज़्यादा होती है, लेकिन हाइब्रिड से कम होती है। उसके बाद प्रोड्यूस ऑफ सिंथेटिक वेराइटीज़ इज जनरली लेस यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि सबकी हार्वेस्ट इकट्ठे ही कर पाएँ। देन कम कंपोजिट वेराइटीज़। कंपोजिट वेराइटीज़ में क्या होता है? ये सिंथेटिक वेराइटी और हाइब्रिड वेराइटी में तो हमने मेहनत की, कंपोजिट वेराइटीज़ सबसे कम मेहनत। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अच्छा ये वाला फिनोटिपिकली अच्छा प्लांट है, ये वाला फिनोटिपिकली अच्छा प्लांट है, ये वाला अच्छा प्लांट है। फिर हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से के पास लगभग सिमिलर कैरेक्टर्स है, सेम टाइम पे हार्वेस्ट हो सकते हैं वो सब। हम उन सबके सीड्स उठाएंगे, मिक्स करेंगे और अपनी कंपोजिट वेराइटी तैयार, ठीक है। तो अ कंपोजिट वेराइटी इज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग द सीड्स ऑफ सेवरल phenotypically आउटस्टैंडिंग लाइन्स and encouraging open pollination to produce crosses in all combinations among mixed lines, ठीक है। तो उसे साथ में ग्रो करेंगे और फिर उसे ओपनली पॉलिनेट होने देंगे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेस मटेरियल का सिलेक्शन कर रहे हैं, उसकी उन्हें साथ में ग्रो करके उन्हें इंटरमेट करने दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी F1 है, ठीक है, उससे हम अपनी वेराइटी बना रहे हैं। अब है सिंथेटिक वेराइटी और कंपोजिट वेराइटी का डिफरेंस, ठीक है। सिंथेटिक वेराइटी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप से रिलेटेड है, कंपोजिट वेराइटी भी क्रॉस पॉलिनेटेड से रिलेटेड है। सिंथेटिक वेराइटी में जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है हेट्रोजीनियस है, ठीक है, और कंपोजिट कल्टिवर्स में भी हेट्रोजीनियस है, ठीक है। सिंथेटिक वेराइटी जो है ज़्यादा अडेप्ट ब्रॉड जीन बेस है इसका, तो काफ़ी अडेप्टेशन वाइड है। कंपोजिट वेराइटीज़ में भी सेम है, ठीक है। अब आते हैं हम डिफरेंसेस पे। जो बेस मटेरियल सिंथेटिक वेराइटी में लिया जाता है वो होता है इनब्रेड या क्लोन्स, और जो कंपोजिट में लिया जाता है वो होता है ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़, ठीक है, जो कि सोर्स होती हैं। फिर कंपोनेंट जीनोटाइप क्या होता है, कितने हम प्योर लाइन्स ले रहे हैं। तो सिंथेटिक वेराइटी कल्टिवर्स में हम 2 से 8 लेते हैं, ठीक है। कंपोजिट वेराइटीज़ में हम बहुत सारी लेते हैं, बहुत सारी, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ GCA दोनों में किया जाता है, दोनों में कह रही हूँ, दोनों में हाइब्रिड और सिंथेटिक में किया जाता है, और कंपोजिट में नहीं होता है। हाइब्रिड में SCA का भी इवैल्यूएशन होता है, सिंथेटिक में नहीं होता है वो। सीड रिप्लेसमेंट दोनों का 4 साल में हो जाता है, सिंथेटिक वेराइटी का 4 से 5 साल में, और कंपोजिट वेराइटी का 3 से 4 साल के बाद वो वाइबल नहीं रहता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली उसे दोबारा बनाना सिंथेटिक वेराइटी में पॉसिबल है, पर कंपोजिट वेराइटी में पॉसिबल नहीं है। दिस वाज ऑल अबाउट हमारा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में जितने भी ब्रीडिंग के तरीके थे, ठीक है। दिस इज कंप्लीटेड।